नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इन दिनों बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी वोट चोरी यात्रा निकाल रही है, फिर कहेंगे कथित वोट चोरी यात्रा निकाल रही है। लेकिन क्या यह मामला अभी उठा है? नहीं, इस मामले की जो पटकथा है वो महीनों पहले तैयार कर ली गई थी और आज इंटरनेशनल मीडिया में इसे सुर्खियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले मणिपुर का मुद्दा उठाया गया, नहीं चला। ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, नहीं चला। और अब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। क्या पर्दे के पीछे साजिश है? क्या कहानी बुनी गई, आज बुनी गई, इससे पहले क्या कहानी इसके पीछे बुनी गई है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैंने आपका एक पोस्ट पढ़ा सर फेसबुक पे। जब मैंने वो आपका फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई में इस तरीके से एक इंटरनेशनल कैंपेन इस वोट चोरी को बनाने की वाकई में साजिश है या कोशिश है। अभिषेक, इमरान खान का जब तख्ता पलट हुआ था तो क्या कहा गया था कि क्यों उसका तख्ता पलट हुआ? कहा गया वोटर्स फ्रॉड, कि वो वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, इसलिए उनका तख्ता पलट हुआ। जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया तो क्या कहा गया? यही वोटर्स फ्रॉड, वोट चोरी। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। लेबनान का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है मारियो करके, और कोई सरनेम है जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। उस आदमी को भारत की चौहद्दी का पता नहीं, मतलब भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन से देशों से कुछ नहीं मालूम। यहां की राजनीति, यहां की पॉलिटिक्स का पी उसे नहीं पता। लेकिन वो आदमी ट्वीट कर रहा है कि भारत में वोट चोरी हो गया। ये ट्वीट रोकिएगा जरा, इसे दिखाइएगा दर्शकों को, पढ़ लें दर्शकों को। हाँ, यही देखिए, ये आदमी। अब बताइए कि इस लेबनान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भारत में वोट चोरी का कैसे पता? ये ना आया भारत कभी, नहीं, इसको कुछ नहीं मालूम। ये वो खतरनाक शख्स है जिसने लेबनान में तख्ता पलट करवा दिया था सोशल मीडिया कैंपेन चला के। इसको भारत की वोट चोरी से क्या मतलब? क्यों यह लिख रहा होगा? आपको क्या लगता है? हायर तो नहीं किया गया कहीं? अब मैं आपको हकीकत बताता हूं। एक विजय पटेल हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो। उन्होंने अपने ट्वीट में एक दावा किया है। दावा यह किया है कि एक एजेंसी है, पीआर एजेंसी, जो कि राहुल गांधी के इस पूरी यात्रा का देखरेख कर रही है। मतलब उसके बारे में रील्स बनाना, मीडिया में कवरेज दिलवाना, भीड़ दिखाना, उस एंगल से कैमरा लेना, ये सारा कुछ उस पीआर एजेंसी का काम है। जब भारत में ये पूरा माहौल नहीं बन पा रहा था तो उस पीआर एजेंसी ने, जो राहुल गांधी का कैंपेन देख रही है, उसने अमेरिका की एक मीडिया फर्म को हायर किया है कि इंटरनेशनल मीडिया में इसके कवरेज किए जाएं। ये विजय पटेल का ट्वीट है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है। अब बताइए कि राहुल गांधी के पर्सनालिटी को निखारने वाली, ये वोट चोरी कैंपेन देखने वाली, वो क्यों देगी अमेरिकन फर्म को पैसा? क्या मकसद हो सकता है? और हो सकता है कि जिस अमेरिकन फर्म को हायर किया गया होगा उसी ने ये सब खबरें छपवाई है अल जजीरा में कह के, वॉशिंगटन पोस्ट में। पता है कि नहीं, अमेरिकी मीडिया में आप पैसे देके खबर छपवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने एक फ्रंट पेज छपवाया था वॉशिंगटन पोस्ट में, वो पेड था। हाँ। नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपवाया था। हाँ। उस वक्त उसने पैसे देके छपवाया था। तो ये पैसे अगर आप दीजिएगा वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, या फिर जो उस तरह के हैं वो छाप देते हैं, उनको क्या पड़ी है? तो अब आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से जिस बात की चर्चा भारत की मीडिया में नहीं, जिस बात की चर्चा बिहार के मीडिया में नहीं है, उस बात की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और द डिप्लोमेट और अल जजीरा, ये सब में है। क्यों? वोट देने के लिए वहां से थोड़े आएंगे लोग। लेकिन दुनिया भर में ये बात फैलेगी ना भाई। हाँ। भारत की जो मोदी सरकार, मकसद क्या है पता है? दुनिया भर में इस बात को फैलाना कि भारत की जो मोदी सरकार आई है वो वोट फ्रॉड करके आई है, वो वोट चोरी करके आई है। इस बात को लिखा जा रहा है कि भारत का चुनाव आयोग बिक चुका है। इस बात को भी लिखा जा रहा है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें
वो मोदी की आइडियोलॉजी यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी के जजेस बैठ गए हैं, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन लिखा जा रहा है। पूरी दुनिया में एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो है वो लोकतंत्र नहीं रहा, भारत में फ्रॉड हो रहा है, और इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए पानी की तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज के लिए। और बाहर का ये टूल किट जो किसान आंदोलन के समय जो एक्टिव था ना, वो क्या थी, रेहाना और मियां खलीफा और वो ग्रेटा थंडरबर्ग, इन सबको भारत से कुछ लेना देना नहीं है। भारत के किसान, गांव छोड़िए, वो शहर में भी कभी नहीं आई ग्रेटा थंडरबर्ग, उसको क्या पता कि यहां के किसान, लेकिन उसने लिखा था ना। ये सब समझिए। और इंटरनेशनल साजिश में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, पानी की तरफ, भारत की छवि को खराब करने के लिए कि यहां लोकतंत्र नहीं है। और कल ही हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अमेरिका में अपने काम को करवाने के लिए हम लोग लॉबिंग करने के लिए एक फॉर्म को पैसे देते हैं, हर देश देता है। उसी तरह अमेरिका में मीडिया कवरेज करने के लिए भी फॉर्म को पैसे दिए जाते हैं। अब समझिए, ये पूरी दुनिया में अगर भारत की बदनामी होगी कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और भारत में जबरदस्ती वहां की सरकार कब्जा करके बैठी है, तो क्या होगा? फिर वही जो पाकिस्तान बांग्लादेश में करवाने की कोशिश तो भारत में यही है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जाम्पल अगर सामने रखें तो विपक्ष को लगता है कि ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इस पर अगर काम किया जाए तो शायद सफलता मिल सकती है। नहीं 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 नहीं, विपक्ष को यह लगता है कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से राज न कर सको तो अराजक बन जाओ। मतलब अगर जनता आपके साथ सपोर्ट में नहीं है तो जो भी आपके बच्चे कुचे समर्थक है उनके साथ ऐसा दंगा फसाद हिंसा फैलाओ कि मजबूरी में सत्ता पे आपका कब्जा हो जाए। श्रीलंका में वो जो ये थे, वहां पे प्रेसिडेंशियल पैलेस में कैसे घुस गए थे? कितने लोग घुसे होंगे पूरे श्रीलंका? 1000 2000 10,000 20,000 श्रीलंका की, बस यही होगा ना। श्रीलंका की जनसंख्या टोटल कितनी है? आपको क्या लगता है कि ये जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, कितने लोग होंगे जो कि शेख हसीना के घर में घुस के उनके अंडरगारमेंट्स चुरा रहे हैं? तो पता चला उनके सोफे पे बैठे कितने लोग होंगे? संख्या कितनी होगी? 2-4 हजार। वही 2-4-5 हजार। क्या बांग्लादेश की जनसंख्या से 2-4-5 हजार है? इसलिए इस बात पे मत जाइए कि समर्थन किसका कितना है या किसको कितने वोट मिलते हैं। इनको भारत की सत्ता पे कब्जा करने के लिए 1-2 लाख मुश्किल से आदमी चाहिए होंगे। आज कह दे कि पार्लियामेंट को घेर लेना है, प्रधानमंत्री आवास को घेर लेना है, कितने लोग लगेंगे इसके लिए? वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जितने भी राहुल गांधी ने प्रदर्शन या रैली किए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम आदमी कहां मिला है आपको देखने के लिए? आम आदमी आज के वक्त में तो पागल थोड़ा ही है। नहीं तो आम आदमी की जरूरत भी नहीं है ना। अगर कल को राहुल गांधी एक कॉल दे कि हमें प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है और संसद का घेराव करना है, संसद के अंदर घुस जाना है, तो इसके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी आप बताइए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख? इतने तो कार्यकर्ता हैं ना उनके। और फिर आपको पता है कि इस देश में जो मुसलमान हैं वो तो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिक, कि उनको तो इससे कोई मतलब नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको तो बीजेपी को हटाना है सिर्फ। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे आप बताइए जी। और उसके बाद उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? रोकने के लिए पुलिस लगाएंगे, हो सकता है गोली वोली चलानी पड़े। यही तो चाहते हैं ताकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कहा कि भारत में गृह युद्ध छिड़ गया। और भारत में गृह युद्ध है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से ना बुलाओ, सत्ता से इसको हटाओ, एक उस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म करो। यही होता है ना हर जगह। ऐसा थोड़ी है कि इराक में सद्दाम हुसैन का समर्थन कम था, या ये इमरान खान के कम कार्यकर्ता थे, या शेख हसीना की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हटाने के लिए क्या लगा? कुछ लोग, अंतर्राष्ट्रीय फंड, कुछ लोग, और यही कोशिश कर रहे हैं। ये तो कल तो किरण रिजिजू जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने साफ साफ बताया है। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास है तो एक बार सुनाइए। ये केंद्रीय मंत्री कह रहा है, ये कोई पत्रकार मेरे जैसा नहीं कह रहा है। केंद्रीय मंत्री है तो जिम्मेदार भी होंगे। राकेश टिकैत को सुनवाना चाहिए। किसान नेता हैं, लगभग साल भर 2019-20 में उन्होंने दिल्ली को बंद रखा है, और उनका स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं कि वो भीड़
जो किसान आंदोलन में थी, धरने पर थी, वो अगर राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री भवन की तरफ कूच कर जाती तो इस देश में हालात बांग्लादेश जैसे हो सकते थे। पिछले साल का वो स्टेटमेंट है। फिलहाल सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे जिस देश में राष्ट्रपति गायब हो जाता हो तो वोट तो बहुत छोटी चीज है भाई। आपको पता हो तो बताओ, उपराष्ट्रपति थे यहाँ पे, वे गायब है, उनका कोई बयान नहीं, कहीं कोई उसके बाद में उनसे मिला हो बताओ। ऐसा तो है नहीं कि देश का तख्ता पलट हो गया और राष्ट्रपति उनसे बाहर भाग गए भाई। है तो भारत में ही। अब तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे है, वे बीमार है नहीं है, कहाँ है, उनका कोई बयान आना चाहिए। शब्दों से कहीं भावनाएं तो नहीं झलक रही हैं कि कोई तख्ता पलट नहीं हो गया हिंदुस्तान में? नहीं, मैं ये तो शब्द बार बार बोला जा रहा है। ये तो कांग्रेस के नेता बार बार बांग्लादेश के बारे में बोल रहे हैं। बार बार मनोज झा खुद बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएंगे ये कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा है बांग्लादेश जैसे हालत। कांग्रेस से कम से कम दर्जनों नेता कह चुके हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात कर देंगे। ये कोई मैं तो छुपी हुई बात थोड़ी है कि हम थोड़ी डिकोड कर रहे हैं। मैं परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे रहा था सर एसआईआर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग 8 करोड़ वोट है बिहार में, 7.25 करोड़, सब कुछ ठीक है। बाकी सिर्फ 2 बीएलए की तरफ से कंप्लेन आई है, सिर्फ 2 कंप्लेन 2 बीएलए की तरफ से। और आप ही बता रहे कितना 2.5 लाख बीएलए हैं बिहार में। देखिए क्या है ना कि आप जा रहे हैं सच्चाई पे। सुप्रीम कोर्ट है जो सच्चाई दिखा रहा है, या बीएलए होते हैं जिनके पास वोटर लिस्ट होता है, हर पार्टी के बीएलए होते हैं, उनको अगर कुछ कमी बेसी हो तो शिकायत। ये करना ही नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को काम अराजकता फैलाना है। आप लाख नियम कानून तरीके बताते रहिए, ये सुनेंगे ही नहीं। तो उसका कुछ तोड़ भी तो होगा ना सर, इलाज भी तो होगा उसका कुछ। देखिए इसका इलाज है, अगर इलाज नहीं हो रहा होता ना तो ये अभी क्या था वो शाहीन बाग, उस समय भी दिल्ली में ये अराजकता फैला देते। किसान आंदोलन के समय ये हजारों ट्रैक्टर लेकर घुस गए थे, लाल किले पे अपने तिरंगे को उखाड़ कर फेंक दिया था। अगर उपाय नहीं होता तो उस वक्त भी ये चाह रहे थे कि किसी तरह दिल्ली पुलिस गोली चला दे। उस वक्त केंद्र सरकार का सख्त ऑर्डर था कि ये चाह रहे हैं कि हिंसा हो, तुम्हें हिंसा नहीं करना है। सिर्फ डंडे लेकर दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया था कि गलती से कोई, जैसे पुलिस वालों को कोई पकड़ के पीट रहा हो तो बेचारा फायरिंग वायरिंग कर देता है, इसलिए उन्हें सिर्फ दंडे दिया गया था कि हिंसा ना करे। हिंसा नहीं हुई, इनका प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। ये लोग बार बार कोशिश करेंगे कि हिंसा करें ताकि गोली चले, समाज में तनाव फैले और ये प्रोजेक्ट कर सके दुनिया भर में कि देखो देश में गृह युद्ध चल रहा है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है पता है? ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मोदी को हटाने के लिए। क्योंकि मौजूदा भारत की सरकार अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चल रही है। ये जितने भी देशों में तख्ता पलट हुआ है वो अमेरिका और सीआईए ने करवाए हैं भाई। नहीं, पॉइंट अरब स्प्रिंग से देख लीजिए। ये जैसे अरब के जिन देशों में तख्ता पलट हुआ वो सारे वैसे शासक थे जो कि अमेरिका के नहीं मानते थे। चाहे बशर अल असद हो गया, सद्दाम हुसैन हो गए, ये गद्दाफी हो गए, मुअम्मर गद्दाफी जो थे, बहुत सारे में आप देख लीजिए। सिर्फ शेख हसीना ने एक चीज कहा कि मैं सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड है वो नहीं दूंगी अमेरिका के एयरफोर्स बेस के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो भाई चाइना अमेरिका दोनों से मुझे डिस्टेंस बनाकर रखना है, मैं अपने देश का हिस्सा अमेरिकी एयरफोर्स के लिए नहीं दूंगी। उसके बाद क्या हो गया? इमरान खान ने सिर्फ इतना किया कि भाई हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे कुछ ज्यादा है। वो बार बार कहते थे कि स्वतंत्र विदेश नीति, वो भारत का एग्जाम्पल देते थे कि देखो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। उन्होंने क्या किया? गलती हो गई कि वो रशिया के साथ भी रिलेशन ठीक करने लगे कि भैया हमें भी तेल हुआ दे क्या? दो, तख्ता पलट नहीं, वो बढ़े थे बहुत सारी चीजों पे कि भाई हम अमेरिका की तरफ भी रहेंगे, रशिया की तरफ भी रहेंगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगी। क्या किया? हटा दिया ये कह के कि वोटर फ्रॉड किया है। आज भारत क्या कर रहा है कि भाई हम तुम्हारी तरफ नहीं रहेंगे, और इसलिए वो वोटर फ्रॉड का ये नैरेटिव। एक लाइन चाहूंगा आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर, फिर मैं किरण रिजिजू के बयान के साथ दर्शकों को छोड़ दूंगा। एक फाइनल कमेंट पूरे इस घटनाक्रम। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में सीआईए के डीप स्टेट के टूल किट को पहचानिए। कितना भी आंदोलन हो रहा है इस देश में, हर आंदोलन में वही लोग हैं। शाहीन बाग में भी वही दिखेंगे, किसान आंदोलन में भी वही दिखेंगे, मणिपुर में भी वही दिखेंगे, वो खालिस्तानियों के पक्ष में बोलते हुए वही दिखेंगे। आप पहचानिए उनको कि ये बार बार इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और एक बार उनका बैंक बैलेंस देख लीजिए कि कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं। बाकी पंकज प्रसून को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है सर,
विदेशी टूलकिट के हिस्से कौन है देश के अंदर, उनका मकसद क्या है, और आंदोलन जीवी जिस शब्द का इस्तेमाल किया था ना प्रधानमंत्री ने, भारत में किसी तरह का आंदोलन हो जाए, ये आंदोलन जीवी वहां मौजूद रहते हैं। नहीं, कर्नाटक में किसान अगर आत्महत्या करते हैं तब ये नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं, एक बात, वो कांग्रेस सरकार है ना, इसलिए आपको एक बात बताइए कि ये किसान नेता है राकेश टिकैत, इसको चुनाव आयोग का एक्सपर्ट ये थोड़ी है कि इसको पता है, लेकिन ये बोल रहा है ना चुनाव आयोग। वो तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी हो, किसानों के मुद्दे को छोड़कर बाकी सब पर बोलते हैं। खैर, बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए और इतनी गहन चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बाकी आप सुनिए जाते जाते कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा। तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सजा होगा, चोरी करने से इतना सजा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सजा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। इन लोगों ने भारत को गरीब देश बना कर रखा हुआ है। अब देखा है 2047 तक जो टारगेट है, अभी हमारा 23 इयर्स रह गया, यानी कि 77 इयर्स हम हो गए आज़ादी, उसमें से 60 इयर्स कांग्रेस और उसके साथी इन लोगों ने भारत को एक गरीब राष्ट्र बनाकर रखा हुआ था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और हमारा टोटल भारत का जो इमेज है, अब कोई इसको तबाह नहीं कर सकता है।